सबसे पहले सभी ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट को अ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में चुना और मुझे मौका दिया। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो जैसा कि आज के वेबिनार का टॉपिक है, वर्तमान परिदृश्य में भारत है। इस टॉपिक में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा समस्या। तो हम लोग इसमें बारी बारी से बातें करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय विदेश नीति के बारे में जिक्र करेंगे। तो विदेश नीति जो होती है किसी भी देश की, वो संबंधों पर आधारित होती है। हम एक सिंपल शब्दों में कहें तो जिस प्रकार हम अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाते हैं, जिस प्रकार हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे बुरे संबंध होते हैं, उसी तरह किसी भी देश के एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। ये संबंध राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं और सैन्य हो सकते हैं। तो विदेश नीति इन सभी का एक समुच्चय है। तो भारत की भी एक विदेश नीति होगी और है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके नेशनल इंटरेस्ट पर चलती है और ये नेशनल इंटरेस्ट समय के अनुसार बदलते रहते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति निश्चित नहीं होती है। हम अपने देश के बारे में बताना चाहेंगे तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय की हमारी विदेश नीति और आज की विदेश नीति में काफ़ी अंतर है। हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय की हमारी जो स्थिति थी, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री के सामने जो समस्याएं, देश के प्रति जो समस्याएं थी, उन सब चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उसमें हम इनको 6 भागों में बांटकर बताना चाहेंगे। इसके बाद फिर हम वर्तमान, इसके बाद फिर भविष्य के बारे में, अपनी विदेश नीति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारी सुरक्षा समस्या और सुरक्षा कैसे हुई है, इसमें ही जिक्र होता चला जाएगा। और हम ये बता दें कि आज 2020 जो है बहुत ही कहा जाए तो कंट्रोवर्शियल है। इसमें एक तरफ जहां कोरोना है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बीच जो आज संबंध है। तो खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो हम बता रहे हैं कि भारत की पिछली जो नीति थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू के सामने एक समस्या आई कि उस समय विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। तो भारत को लगा कि हम किसी भी गुट में जाए तो फिर से वही गुलामी के जंजीर में हम फंस जाएंगे। इसलिए पहला कार्यकाल जो था उनका 1947 से लेकर 1962 तक का, जो भारत को हम बांटते हैं विदेश नीति के कार्यकाल में, तो वहाँ हमारा पहला रहता है गुट निरपेक्षता की नीति। ये गुट निरपेक्षता की नीति ये थी कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे और हम अपना विकास करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पर होती है।
तो उस नेशनल इंटरेस्ट को देखकर नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। इसी बीच पंचशील समझौता होता है चीन और इंडिया के बीच 1954 में। यहाँ चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। इंडिया चीन भाई भाई का नाम दिया जाता है। नेहरू जी चीन पर बहुत विश्वास करने लगते हैं और यही विश्वास जो है 1962 में दिखाई देता है कि चीन का जो नीति है पीछे से पूरा मारने की, वो चीन और इंडिया के युद्ध 1962 में दिखाई देता है। तो वो नीति 1947 से 1962 के बाद जो इंडिया की जो नीति थी, विदेश नीति थी, गुटनिरपेक्षता की नीति, वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई और उसका दूसरा काल फिर आता है। मैं उसका संक्षिप्त इसमें बता रहा हूँ क्योंकि उसमें हम जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो 1962 से फिर 71 का कार्यकाल आता है। उसमें भारत जो है रियलिज्म और रिकवरी की नीति अपनाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत को उसमें विश्वास जो इंडिया चाइना के साथ उन्होंने किया था, विश्वासघात हुआ था। तो वो फिर अब क्या करता है कि वास्तविकता और अपने आप को फिर रिकवरी करना चाहता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। तो वो नेशनल एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट चला जाता है करने के लिए यूएसए के पास, और वहाँ से वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाता है। 1962 में के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। वहाँ जय जवान जय किसान का नारा देने का अर्थ यह था कि हमारे जवान और हमारे किसान दोनों मिलकर इस देश को बचाएंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी, जब किसी के पड़ोसी ही दुश्मन हो जाते हैं तो उससे बड़ा कोई विश्वासघाती नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे देश ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठाए। तीसरे कार्यकाल में हम चलते हैं 1971 से 1991 के बीच। वहाँ इंडिया ने जो नीति अपनाई वो रीजनल एसोसिएशन की बात करते हैं, वो जिसमें कि 1991 में एक गुट का समापन हो जाता है यूएसएसआर का, और विश्व जो है अब बाइपोलर की जगह यूनिपोलर हो जाता है। वही 1971 और 91 के बीच भारत और सोवियत संघ के बीच कई ट्रीटियां होती हैं। तो भारत अपनी सुरक्षा के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए समय समय पर अपनी विदेश नीति और सोच को बदलता रहा है। जब 1991 में यूनिपोलर विश्व हो जाता है तो वहाँ विश्व के भारत के सामने वो समस्या आती है कि अब भारत क्या करे। तो भारत उसी समय ग्लोबलाइजेशन एलपीजी आता है और भारत उसको अपनाता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, भारत ने इसको अपनाकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को
काबू रखा और बढ़ाया। तो यहाँ पर जो नीतियाँ अपनाई गई, ये पहली नीति जो थी लुक ईस्ट पॉलिसी, दूसरा अपने इकोनॉमिक को बढ़ाना, और 1998 में भारत में न्यूक्लियर वेपन पावर बना भारत, और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। तो ये सभी भारत को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने एक नीतियाँ बनाई थी। और पांचवा हमारा ये आता है कि 2000 से 2013 के बीच जो कार्यकाल आता है, यह कार्यकाल जो आता है, इसमें भारत की जो विदेश नीति है वो बैलेंस ऑफ पावर की है। यह बैलेंस ऑफ पावर का मतलब कि किसी एक देश पर नहीं, हम कई देशों के साथ मिलकर अपने पावर को बढ़ाना चाहेंगे। तो इसमें इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील होती है, चाइना, रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों के साथ भारत जो है संबंध बढ़ाता है। तो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बैलेंस ऑफ पावर की होती है, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आती है तो ये एक अलग तरह की सरकार होती है, क्योंकि अभी तक जो भी सरकार हो रही थी 90 से लेकर 2013 तक वो पॉल्यूशन की सरकार थी। वहाँ वो अपने ही अंदर के, भारत के अंदर ही हम सिमटे हुए थे। लोगों के साथ, बाहर के साथ संबंध को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो सक रहे थे। हमारे पड़ोसी के साथ कौन क्या संबंध बढ़ा रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे सक रहे थे। हम अपने देश के अंदर ही जुड़े हुए थे, देश के अंदर की समस्याओं को ही सुलझाने में लगे हुए थे। तो यहीं पर जब 2014 में मोदी जी आते हैं तो उनकी जो ये नीति है वो काफ़ी एनर्जेटिक एंगेजमेंट की है। एनर्जेटिक एंगेजमेंट, ये नीति भारत को अधिक शक्तिशाली और विश्व के परिदृश्य पर देखते हुए आगे ले जाने वाली नीति को इन्होंने अपनाया। इनकी जो एनर्जेटिक डिप्लोमेसी है, यह भारत को आज आगे ले जा रही है। तो समराइज रूप में हम जब अभी पीछे का जब हम देख रहे थे, जिसके बारे में हमने बताया, तो हम यह कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति रही और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो रही, वो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी पर थी। भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी वह अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए हुआ है। यह सबसे बड़ी इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है। भारत जो है सबसे अधिक बॉर्डर मैनेजमेंट में खर्च करता है। तो ये खर्च इस सरकार में और अधिक होनी चाहिए, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं चीन और भारत के प्रति जो संबंध हैं, ये भारत को सुरक्षा व्यवस्था में मजबूत करने की जरूरत है। जहां चीन हमारे से सुरक्षा क्षेत्र में 3 गुना अधिक खर्च करता है, वहीं हम उससे कहीं पीछे हैं। आज जो गलवान घाटी में घटनाएं हुई, हमारे वीर जवान शहीद जो हो गए, वह भारत कभी नहीं भूलेगा। इसलिए हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए एक बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। LAC और LOC, इसमें हम लोग सभी जानते हैं कि LAC जो है ये चीन के साथ है और LOC जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो आज जिस प्रकार
चीन के साथ हमारे संबंध बिगड़े हैं और चीन की जो नीति है, विस्तारवादी नीति, यह जो नीति है हमारी कहीं न कहीं कमजोरियों का उन्होंने फायदा उठाया। 1962 में जब उन्होंने पीछे से छुरा मारा था, तो उसी समय से हमें और भी सतर्क हो जाना चाहिए। उन्नीस सौ 62 के बाद उन्होंने फिर से दोबारा हमारे साथ, तो हमें अपने आप को, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और अपने सैनिकों को और राष्ट्रीय रक्षा व्यवस्था और रक्षा बजट में अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। मैं चूंकि डिफेंस में मैं भी था, बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट था और मैंने भी कमांडो ट्रेनिंग की है। आज हमारे जवान जो हैं, जो एलसी पर हैं, वहाँ हमारे कमांडो, जिसको घातक कमांडो कहा जाता है, वहाँ मौजूद हैं, जो कि चीन के साथ मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार हैं। वो इतने बलशाली और इतने हष्ट-पुष्ट हैं कि वो हर तरह के सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो भारत की जो सेना व्यवस्था है, सेना है, 1962 के बाद आज हमारे में बहुत सुधार हुआ है और चीन यह गलती ना करे कि हम अभी तक 1962 के ही जैसे हैं। हमारे अंदर वो सारी खूबियाँ आ गई हैं जो उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे ये संबंधों की बात है, तो हमारी भी कहीं न कहीं, हमारे सरकार की भी कहीं न कहीं गलती हुई है, जो कि हमारे पड़ोसी ही हमसे आंख मिलाने के काबिल हो गए हैं। जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे प्रति क्यों आज वो उस नज़र से नहीं देख रहे हैं जैसा देखना चाहिए था। वो चीन का साथ दे रहे हैं, इसलिए कि जब उनको ज़रूरत थी तो हमने उसकी ज़रूरतों को नहीं देखा, हम अपने ही अंदर की समस्याओं को सुलझाते रहे, जिसके कारण वह मजबूरन होकर चीन की तरफ रुख किया। चीन की जो नीति है, अब मैं चीन की नीति के बारे में बताना चाहूँगा। ये चीन जो है अपने इन नीतियों को इन विकासशील देशों पर लागू कर रहा है। चीन की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, मोतियों की माला की जो नीति है, और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना की जो नीति है, बेल्ट एंड रोड परियोजना, डेविड डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ों से ये विकासशील देशों को अपने चंगुल में फंसा रहा है और फंसाकर वो भारत के प्रति द्वेष की भावना पैदा कर रहा है। तो हमने 1991 और 2014 के बीच जो गलतियां की हैं, आज हमको वो सुधारने की जरूरत है। और आज विश्व जो है ना बाइपोलर है, ना यूनिपोलर है, बल्कि एक मल्टीपोलर है। हर देशों के साथ अपने संबंध हैं। ये संबंध हमने शुरू में ही बताया कि नेशनल इंटरेस्ट कभी अस्थायी नहीं होता है। आज के देश जिसके साथ हमारा फायदा होता है, जिनका जो फायदा होता है, वो उधर जाते हैं। तो चीन ने
इन विकासशील देशों को विकास के लिए जो कर्ज दिया, कर्ज चुकाने के वो काबिल नहीं है और ये उनके चंगुल में धीरे धीरे फंस गए हैं और उनकी ही भाषा को बोलकर आज भारत के सामने वो आंख दिखा रहे हैं। इनकी जो विस्तारवादी नीति है वह भारत को आज इस कोरोना महामारी से जहां विश्व जूझ रहा है, चीन कहीं ना कहीं इसको उस तरफ मोड़ना चाहता है कि ये बीमारी जो हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है वो उससे हटकर विश्व के देशों को लाना चाह रहा है। इस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं, ये चीन कर रहा है। भारत ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि चीन के जो 59 ऐप्स टिकटॉक सहित जो बंद किए हैं वो कहीं ना कहीं भारत को एक और राष्ट्रीय सुरक्षा को और नेशनलिटी को जाहिर करते हैं और यही नेशनलिटी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे अंदर के भावनाओं को मजबूत करती है। तो तिवारी जी, हमारे पास कितना टाइम है, कितना बोलना है बता दीजिएगा। हेलो अनुराग जी। जी सर, अभी जी सर, अभी आपके पास अभी 2-3 मिनट का समय और है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। तो हम अब इसमें आज के परिदृश्य में भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा समस्याएं हैं, तो आज जैसा कि विश्व जो है मल्टीपोलर हो गया है। पहले शुरू में हमने बताया बाईपोलर, फिर 91 के बाद जब यूएसएसआर समाप्त हो गया, कोलैप्स हो गया, तो विश्व यूनिपोलर हो गया, यानी उस समय सिर्फ अमेरिका का ही वर्चस्व था। आज जो विश्व के दृश्य है, वर्तमान परिदृश्य जो है आज का, यह मल्टीपोलर है। हर देश के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे अभी भारत और अमेरिका के जो संबंध है काफी मधुर है, इसी समय यह बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। आज चीन दक्षिण सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इन विकासशील देशों को अपने कब्जे में करके भारत को घेरना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यापार होते हैं यह सभी हिंद महासागर, साउथ दक्षिण सागर से होते हुए जाते हैं। तो भारत की एक चारों तरफ की, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया, ये चारों मिलकर चीन को मुकाबला करने के लिए ये इन्होंने एक गठबंधन किया है। तो बाईपोलर मल्टीपोलर का मतलब यही है कि सभी देश अपने अपने फायदे के लिए संबंध बना रहे हैं। तो भारत को भी चाहिए कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन देशों के साथ संबंध बनाए कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। जैसे कि अभी गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई, तो हमारा सबसे पुराना दोस्त रसिया शुरू से रहा है और आज भी है। उन्होंने हमें ऐसे सुरक्षा साधु सामान दिए हैं जो कि
चीन का मुकाबला हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है, वहाँ भारत ने ईरान के साथ संबंध बनाए थे, लेकिन बीच में वो भारत शिथिल पड़ गया और जिसके कारण ईरान भी अब चीन के पक्ष में चला गया है। तो विश्व जो है बाई यूनि मल्टीपोलर शक्ति में बट गया है और सभी अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए ये सब चीजें अपना रहे हैं। तो भारत को भी भविष्य में क्या करना चाहिए, तो हमारे कई एक्सपर्ट ने कई सुझाव भी दिए हैं। उसमें ये सुझाव दिया गया है कि भारत को जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, तभी हम जो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। जैसे इस सरकार ने कई रिस्क भी लिए हैं। 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 यूरी बालाकोट में जो घटनाएं हुई, उस पर जो डिसीजन लिया इंडिया ने, यह भारतीय सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे में ये डिसीजन है। तो ऐसे रिस्क लेकर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। जिस प्रकार स्ट्राइकर किया गया था पाकिस्तान पर, ये हमारे एक तरह का एक रिस्क ही था। तो हमें ऐसे रिस्क लेना चाहिए, ऐसे रिस्क लें जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें। हम एक अर्थमेटिक की तरह, जिस प्रकार अर्थमेटिक में जो चीज जैसे A+B है, तो वो हमेशा के लिए वो चलेगी। हमें एक कैलकुलस की नीति अपनानी चाहिए। 5 + 5 = 10, 5 × 5 = 25 करना चाहिए। इस तरह की अपनी नीति को अपनाकर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। हम अपने वास्तविकता वाली अपनी पॉलिसी को अपनाना चाहिए। 1962, 1965, 1971 की जो घटनाएं हुई, जो युद्ध हुए, उन सब युद्ध को सीख कर आज हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करना चाहिए। हमारी आज की जो विश्व है, अपनी डिप्लोमेसी को, हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। आज का विश्व ट्रेड पर चल रहा है। हर देश इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत होना चाहता है। जिस प्रकार चाइना की जो नीति है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, हमें भी वह नीति अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जो हमारे चाइना, जो कहा जाता है कि हमारे से आज 20 साल आगे है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खुला किया है। जब जो चीज़ हमने 1990 में किया था, चाइना ने वो चीज़ 1970 में कर दिया था। और ये गैप, 20 साल का गैप आज तक चल रहा है। तो हम चाइना का मुकाबला करने के आज भी हम 20 साल पीछे हैं। तो इस नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को, लोगों को एक नई नीति अपनानी चाहिए, एक रिस्क लेना चाहिए। और वो रिस्क कैसा होना चाहिए? कैलकुलेटेड होना चाहिए। उससे कुछ पॉजिटिव व्यू आने चाहिए, जैसा कि हमारे इन सरकार ने भी किया है। और जो देश जो अपने
व्याख्या देते हैं अपने अपने नेशनल इंटीग्रिटी का, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति हर देश की जो है एक, हम बार बार यही कहते हैं कि विदेश नीति जो है कभी अस्थायी नहीं होती है, वो बदलती रहती है। हर देश अपने समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस प्रकार पहले कोई देश हमारे दोस्त थे, आज वही देश हमारे से आंख मिला के बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमारा शुरू से दुश्मन था ही, आज हमारे पड़ोसी बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें ये बता रहा है कि हम चीन का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी भी ऐसी नीति हो कि हम अपने देश की सुरक्षा को बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और यहीं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद ललन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। क्षमा चाहेंगे इसमें विधा पैदा हुई है ये जी के लिए, ये बहुत तकनीकी बहुत खराबी धन्यवाद ललन जी। जी थैंक जी, आपने विदेश नीति के उन सभी पक्षों पर एक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है जिस पे आगे आने वाले वर्षों में हमें अपनी विदेश नीति को परिवर्तित करना चाहिए। आपने चीन और पाकिस्तान के, आपने खासकर चीन के विस्तारवादी नीतियों पर प्रकाश डाला है, जो और वर्तमान में जो भी रिसेंट में जो घटना घटी है उस पर आपने प्रकाश डालकर अपने रक्षा क्षेत्र के बारे में जो बात की है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और हमें और हमारी जो विदेश नीति है उस पर आगे विचार करने की आवश्यकता है कि क्योंकि हमारा जो हमारा जो अभी रिसेंट की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, पड़ोस प्रथम की नीति को भी थोड़ा एक बार और देखना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में अपनी विदेश नीति को अच्छी तरीके से कार्यान्वित कर सके और अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को दोबारा अच्छी तरीके से कर सके। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्रकांत बंशीधर बांगे जी, जो वर्तमान में प्रोफेसर और हेड है मिलिट्री साइंस रिसर्च गाइड श्री शिवाजी कॉलेज परभणी महाराष्ट्र में। चंद्रकांत जी, स्वागत है आपका। चंद्रकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो कृपया आपका है। चंद्रकांत जी अवेलेबल हैं तो कृपया चंद्रकांत जी अपने वक्तव्य को हमारे सामने प्रस्तुत करें। चलिए, अभी चंद्रकांत जी जी चंद्रकांत जी अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए चंद्रकांत भांगे जी, आपसे आग्रह करूंगा आप अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों, जिससे हम सभी उसको सुन पाए और लाभान्वित हो पाए। चंद्रकांत भांगे जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चंद्रकांत? चलिए, अब मैं नेक्स्ट में अभी हो सकता है चंद्रकांत भांगे जी मेरी आवाज को ना सुन पा रहे हूँ। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुरुषोत्तम राम साहू, रिसर्च स्कॉलर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। पुरुषोत्तम
Yes, मैं आप जी 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 परशुराम साहू जी, आपका आपका स्वागत है। थैंक यू। आप अपने विचार और अपने वक्तव्य के लिए उपस्थित हैं और अपने वक्तव्य को आप हम लोगों से साझा कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी उससे आगे लाभान्वित हों। परशुराम जी। Thank you. Good afternoon, all of you. First of all, on the special chief guest of Assistant Professor Lanan Kumar Sir, Mondal Sir, of the Department of Political Science and head of the KMD College, Mongol University, Bihar, and anchoring the Anurag Tiwari Sir, Faculty of Social Science in BHU, and the team of Organization of Defense Tayari. There is a special in behalf of to invite me to deliver speech on Indian foreign policy and security issue in contemporary scenario. So at this time, while the country and also all over world facing many challenges on different fronts, and the larger part of our life in busy in dealing with invisible COVID viruses. So I hope you all and your family must be safe and doing well in this global pandemic crisis. We discussed that for any nation, for foreign policy and national security go hand in glove. Both are aimed to enhancing national interest, and national interest apart from enduring also have a geographical content and vary from country to country. As previously the chief guest Lanan sir, who hugely discussed about the evolution of India's foreign policy from 1947 to 1912 and the contemporary security scenario. I do not take part in that, but I briefly speak about India's evolution in foreign policy. In historically, we well known that India's foreign policy is a liberal or idealist phase of India's foreign policy, or it is called the Nehruvian phase from 1947 to 1962. It is an era of optimistic or non-alignment. During that period, it is well known that bipolar world, which comes led by the US and the Soviet Union, India's position in independent path that not join in any bloc where independent create a non-alignment path. But in the 1962 conflict, which China not only brought its period to an end, but in a manner that significantly damaged in India's standing. After 1962 war, India has realized that it's a path of realism and recovery of Indian rule. Already said Lanan sir also. And we well known that India's foreign policy from 1962 to 1991 as the path of realist age, we a modified structural base of the Chinese aggression on India's in 1962 has been the path breaking event in bringing in a new phase of India's foreign policy. During in 1962 to 1991, the India has been developed as military modernization and also the acquisition of advancement equipments and recruitment of armed forces and creation of air bases and invasion of missiles and the building of navies, acquisition of nuclear capabilities, etc. We see the from 1991 to 2014, as we said that new liberal phase. During 1989, the collapse of Soviet Union, it's closely connected with economic crisis in 1991, compelled us to look again at the first principles of both domestic and foreign policy. During that period, India opened up economically more to world under the leadership of P.V. Narasimha Rao. The introduction of LPG, liberalization, privatization, and globalization. In that period, the world became bipolar, solely US unipolar, but still. But I think now the situation is the military is unipolar, but economically is multipolar. Military is unipolar in the sense the US still now military is superpower. Then the India from 2014 to present, according to our External Affairs Minister, Jaishankar stated that from 2014 to present, the phases of energetic engagement. India to more energetic diplomacy from 2014, India's foreign policy, some changes in 21st century, India's century, and the of neighborhood first policy and make in India and for India's reliant manufacturing sectors, etc. So in India's foreign policy maker, major players include political leaders, intelligence agency and economic experts and the armed forces. These are the basic
to national power, which together need to find solution to enhancing national interest as well as national security. In India, in foreign policy, the contemporary security threat from basically internally as well as externally. In the internally threats, basically in foreign policy point of view, as we say that active foreign intelligence agency in India, as you well know that like Yuri Vajanam and the inter-service intelligence ISI is actively in India, particularly in the Kashmir region, and the illegal immigration to India is a major internal threat of India. And also we said that insurgency because of the link with the terror group as well. India's external security threat to India is basically we said that the conventional sphere is a military threat. India's continental frontier as well as the maritime domain. We well know that now the happening India-China tensions, basically the border disputes and the establishment of the fixed Chinese bases and the Gwadar port also, and the tension with India's tension with the CPC projects, China infrastructure development in Pakistan, the China-Pakistan economic corridor, and the China-Pak nexus is the major concerns. And one issue is that the cross-border terrorism is basically Indo-Pak conflict, and also the China naval engagement with other countries in India's ocean region, and the human security ground is like the humanitarian threat, health, etc. These are the major contemporary security issues faces in India in the contemporary scenario. India has been rising progressively from the 2000 onwards in the line of the country's growing economic power, its democratic governance, and the development models. On the thing that has been going on the last 10 years, we are seeing a power shift in which power was earlier from Europe to USA, and today Asia in the center of gravity. Because when we talk about the Asia, the two countries become very important of India. One is India and is China. Both have very large naval powers as well as the military powers. And if you see these two in the comparative terms, I think global orders shift in the coming times. In this context, the power of gravity is to speak in today context. At point of time, we used to say that it will be Atlantic, but we have to shift is a Pacific. Today is also the case of Indo-Pacific threatened. We made the India, USA, Australia, Japan, and in the rest of Asian countries to contain the rise of China. We well known that USA administration has been fighting trade wars everywhere, against allies at the time when the US needs them against China and Russia. As China has demonstrated time and again, it is hard to separate politics and trade. The American companies like the Tesla company and the Apple should close their opportunity in their China. And USA cut off all levels of diplomatic relations with China. That's why India have an open opportunity. In the recent, the US IBC Modi said that India is inviting you to invest India. He said that India have more openness, opportunity, and options. It is a global good diplomatic ties with US. As we well know that happening of India's foreign policy in South Asia, we see that India is a South Asia, basically India's continuous tension with Pakistan that are resolved since independence, several wars and conflict going on as 1948 war in 1965, 1971, and also 1999 in Kargil war, and the incident of Buri and Balakot airstrike, etc. It is continue as well as the future in Indo-Pak tensions. It's still continue and future also would be continue. Pakistan is seen as a colony of China today, but we only see that small countries like Bhutan, Nepal, and Bangladesh, Sri Lanka, these countries is very closely working with China rather than India. In South Asia countries, at least two countries was very good relations with India because our open border has been with both the country and also historically relations with both the countries. But presently India has some tensions with Nepal for border disputes going on. Previously, we knew as the territory of Nepal used the proxy war against India. Pakistan used
also challenges in the times of security point of view, the fake currency issues, smuggling, networking of ISI. Today in Nepal, political leadership in Chinese penetration, I think unprecedented. This is going on to of the major security challenges for us. And the India-China relations tensions. No doubt, China is our enemy number one. India's border disputes with China is a major threat to India's security because line of actual control, now the tension going on, there is no demarcated boundary. So from April 2022 till now, it has happened in different stages. In this region, there are 3 places of party, Nathula, Sikkim, and in the era of Pyongyang drill, China still want to stay in the finger 4 and also finger 8 in Pyongyang does not want to retreat China, but build routes from finger 4 to China, 8. He was made move very easily from one finger to another. That is the reason probably why China still continue tensions with that region. We well know that India's nuclear power is getting better year by year. If we see the nuclear range after the Doklam standoff, from the especially our maximum missiles range can be reached any provinces in China. For India's identity is the complete her nuclear tries as a land air. India has nuclear power to air system and 4 ballistic missile system and also the 2 sea ballistic missile system. India also have the Agni 5 intercontinental ballistic missiles, which also successfully tested well the capacity to range 5,000 kilometers. These are known India's capacity to contain China. Apart from that, India's very good diplomatic relations with the US, Russia, Israel, France, Japan, Australia, and India as well use all-level diplomatic game to counter China going on. If you well know that after Kargil Review Committee, a group of ministers, one of the major recommendations, we have to strengthen border infrastructure. Today, the tensions increasing with the China because primarily we have been development of our infrastructure in border areas as roads and build the military airports, etc. In the major issue, the contemporary scenario, India also scarcity threat from cyber base. US and China is one of the very strong and smart in terms of cyber propaganda. So it's now a big challenge for us because India's cyber compromise to US, China's are gap. China for gap, India does not balance with China. So India will much focuses to cyber threat. India's dependency on China to the path of the self-reliant India. In 21st century, India largely economically dependent on China. That is the reason probably why India has realized and to adopt the self-reliant India. It means to develop manufacturing sectors, infrastructure development, and the defense program and the slogan of local about vocal for reducing the dependency not only China but also in the world in various sectors. That's why India's economic engagement with China also big challenge for India's that regions we have slogan boycott Chinese products. At that end, when the Chinese products, 59 Chinese apps as a TikTok, UC browser, protect of our sovereignty and integrity, and also India's federal state cut off all diplomatic relations with China. Last but not a major issue in the space and also the rare earth metals productions. Because in India-China tensions, we see that major power countries like US, Japan, and dependence on China to import a rare earth metal. Rare earth means it collectively limited group of 17 elements and also the rare earth metals is essentially ingredients in the all kinds of high-tech goods, including smartphones, laptops, hybrid cars, wind turbine, and solar cell, etc. It's important element have made them an integral part of our modern life. This issue, India also recognized the importance of rare earth in this issue. India also recognized the importance of rare earth since 1950. But India could not, however, make progress in this sector due to several reasons. India pursued developed its rare earth industry gained momentum again 2011-12 when Japanese firm Toyota Tsusho along with the India Rare Earth Limited set up joint venture called the Rare Earth in
Andhra Pradesh to make rare earth, the questions comes in mind why Japan India, because India policy with the disputed with Japan, but China supplies rare earth, reduce the price where India also depends on China. So these are the security issue challenges faced in India in contemporary scene. Last but not the least, what India should tackle these problems in future. India's foreign policy and security issue in contemporary scenario, India should rebuild it should put in different expert suggest that India is the rebuild economic after a post period. And we need to rebuild a own capacity in terms of own manufacturing sectors and managing the global complexities and the development of indigenous defense modernization. And these are the major steps to India to counter security threats. So this is all my speech. Thank you very much. Okay, hello, Parsuram ji. Yes, sir. Okay, thank you very much. Nice information. Very good. Now I would like to call Anurag Tiwari from JRF Faculty of Social Science, Malviya Center of Peace Research, BHU. Please join Anurag Tiwari. हेलो Hello, ji, Anurag Tiwari, please जी start your topic. धन्यवाद मेमून बेग जी। जी, आपने मुझे ये आमंत्रण दिया कि आज जो वर्तमान हमारा टॉपिक है वर्तमान परिदृश्य में भारत की विदेश नीति और सुरक्षा समस्याएं, उस पर अपने विचार अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेमून जी। मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय विदेश नीति की बदलती प्रवृत्ति और वर्तमान में क्या चुनौतियां उपस्थित है भारत की विदेश नीति के समक्ष। मैं आप लोगों से आज यहाँ साझा करता हूँ। भारतीय विदेश नीति के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आलोक में चेंज उसमें होता रहा है। जिस पंचशील और गुटनिरपेक्षता की नीति पर हमारी ठोस एवं स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई थी, वर्तमान को देखते हुए उसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 1990 के बाद से जब एक ध्रुवीय विश्व में गुटनिरपेक्षता की नीति पर प्रासंगिकता उठने लगी तो भारत ने उस अनुसार अपनी विदेश नीति में चेंज किया और आने वाले टाइम में गुटनिरपेक्षता की नीति को ऐसा नहीं कि चेंज करने के साथ गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग दिया। गुटनिरपेक्षता की नीति और पंचशील को लेते हुए भारत ने अपनी विदेश नीति को आगे भी लागू किया है और आगे भी इस तरह चलाया है। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत उत्तर विश्व में पुनर्परिभाषित हो गया है और भारत की स्थिति भी अनुसार परिवर्तित हो रही है। भारतीय विदेश नीति की प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सन 1962 में भारत चीन युद्ध के उपरांत देखा गया। यह परिवर्तन रक्षा कूटनीति के समावेश के रूप में किया गया और इसी क्रम में भारत अपनी सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए भी प्रयास किया। 60 के आसपास सन 1960 के उत्तरार्ध में घरेलू अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए विदेश नीति के माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इनमें विशेषकर भारत अमेरिका संबंध, भारत पश्चिमी यूरोप आर्थिक संबंध और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण 1971 की भारत सोवियत संघ शांति एवं मित्रता संधि के रूप में सामने आया, जो उस शीत युद्ध के दौरान जिसने भारत को जो गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ था और सुरक्षा नीति में जो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था, उस समय ये इस संधि के माध्यम से हुआ था। 1972 में परमाणु प्रसार संधि एनपीटी को हस्ताक्षर के लिए वैश्विक समुदाय के समक्ष रखा गया। सन
1974 में जब भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण संपन्न किए, इस प्रकार उन्नत और नवीन तकनीकी विकास इस कालखंड में भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य बनकर उभरा। भारतीय विदेश नीति में रक्षा और प्रौद्योगिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को शामिल किया गया। 70 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में राजनीतिक अस्थिरता आपातकाल की घोषणा के कारण ही विदेश नीति की नई चुनौतियां उठ खड़ी हुई। 80 का दशक अनेक कारणों से महत्वपूर्ण रहा। सर्वप्रथम चीन तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में उभरने वाली अलगाववादी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप चीन की भारत नीति तथा भारत की चीन केंद्रित विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। शीघ्र ही भारत चीन वार्ताओं को उत्पन्न किया गया और यह वैश्विक आर्थिक संकट की वजह से काफी विख्यात रहा, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट भी बहुत अधिक मात्रा में वैश्विक समुदाय के समक्ष था। इसके परिणाम स्वरूप भारत के अन्य राष्ट्रों से आर्थिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा। इस अवधि में तेल संकट के उत्पन्न होने के कारण भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध बनाने की पहल की। आसियान, सार्क, नाफ्टा, बिमस्टेक, इन सब के साथ भारत ने अपने आर्थिक संबंधों को भी पुनर्जीवित किया। भारतीय विदेश नीति के परिवर्तन में होने वाले परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण चरण आर्थिक उदारीकरण से उत्पन्न परिस्थितियों में देखा गया। इसी बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया। परिणामतः भारतीय कूटनीति की प्रकृति ने राजनीतिक से आर्थिक स्वरूप ले लिया। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति तथा आर्थिक उदारीकरण के आरंभ ने भारतीय विदेश नीति में साम्राज्यवादी विचारों से अलग हटने की प्रवृत्ति को सुदृढ़ता प्रदान की। भारत अफ्रीका संबंधों में सुधार हुआ। लैटिन अमेरिकी देशों के साथ विशेषकर तेल सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयत्न तथा आसियान और एपेक, नाफ्टा, बिमस्टेक जैसे संगठनों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत के आर्थिक संबंधों को दृढ़ आधार प्रदान किया। इस क्रम में भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी संबंध स्थापित करने पर बल दिया। इस दौर की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक संबंधों की सुदृढ़ता के लिए पूर्व की ओर देखो नीति, जिसे वर्तमान एक्टिस्ट पॉलिसी के रूप में, जो पहले लुकिस्ट पॉलिसी था उसको एक्टिस्ट पॉलिसी के रूप में जिसको आज परिणत किया गया है, वो 1990 के दौरान पूर्व की ओर देखो नीति की तरह हमारी वो नीति लागू हुई थी तथा पश्चिम की ओर देखो नीति लुकिस्ट पॉलिसी भी उस समय लागू हुई थी। इनके अनुपालन में दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। 21वीं शताब्दी में भारतीय विदेश नीति कई नवीन और मौलिक बिंदुओं को धारण करती प्रतीत होती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के फलस्वरूप नजर आया। आतंकवाद जैसे विषय को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण मिल जाने से भारत की वैश्विक भूमिका का विस्तार हो गया। न सिर्फ एशिया में बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा और भारत ने भी भूमिका के लिए एक क्रियाशील और गतिशील विदेश नीति के प्रारूप पर तेजी से कार्य प्रारंभ किया। इस अवधि में भारत ने चीन जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों की स्थापना की। भारत की विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की दिशा में प्रयत्न करना भी रहा है। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर G4 नामक समूह का निर्माण करने की ठोस दावेदारी के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय विदेश नीति के क्षैतिज विस्तार को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुछ बातें हम भारत की वर्तमान विदेश नीति के समक्ष चुनौतियों पर भी कर लेते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने से लेकर अब तक एक अच्छा शुरुआत किया है और भारत की जो छवि है उसको वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान की है।
लेकिन पड़ोस की भू राजनीतिक वास्तविकताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ताकतों की नीतियों पर यदि गौर किया जाए तो मोदी सरकार की शुरुआती सफलता से बंधी उम्मीदों को बनाए रखना आने वाले वर्षों में चुनौती होगी। इस चुनौती की जो मुख्य बातें होंगी उनको मैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। भारतीय विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उपस्थित दक्षिण एशिया, विशेषकर चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सीमा समझौता बांग्लादेश के साथ हुआ, लेकिन दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उपस्थित तीस्ता नदी जल बंटवारे पर अभी भी कोई राय बन नहीं पाई थी, जो भारत बांग्लादेश के संबंधों को कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में प्रभावित भी कर सकता है। भारत पाक संबंधों की समीक्षा भी करनी होगी और इसमें आए ठहराव पर चर्चा कर इसे दूर करने का प्रयास करना आवश्यक होगा। चीन तथा अन्य बाहरी ताकतों के प्रभाव को संतुलित करते हुए पाकिस्तान के साथ सकारात्मक घटनाक्रम पर सावधानी से चलना होगा। हालांकि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में बड़ी उपलब्धि का हमेशा से अभाव रहा है और आगे भी यह संबंध दिखाई बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन फिर भी भारत को यह भी ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अफगानिस्तान में भारत की स्थिति पर भी प्रभाव डालेंगे। अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को प्रभावित बनाने के लिए भारत के सामने चुनौती होगी, लेकिन दोनों देशों के मध्य अभी हालांकि अभी जो हामिद करजई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो वार्ताएं हुई हैं और हामिद करजई का भारत दौरा हुआ है, ये एक अच्छी शुरुआत है भारत अफगानिस्तान संबंधों को फिर से अच्छे तौर तरीके पर लाने के लिए। इनके अलावा पश्चिम एशिया में होने वाली राजनीतिक उथल-पुथल, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद की घटनाओं ने वर्तमान में विश्व स्तर पर विषम परिस्थितियां पैदा कर दी, जो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल से होने वाली आय से इस्लामिक राज्यों को समर्थन मिलने की संभावना है, जिससे धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि होगी। यह देखना स्वाभाविक होगा कि लीबिया, यमन, सीरिया, इराक जैसे राष्ट्र विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। ईरान पर जो अभी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे तेल आयात हमारा काफी प्रभावित हुआ है, इन सबको देखते हुए आने वाले टाइम में क्या हमारी विदेश नीति में कैसे इस चीज को साधा जाएगा, जिससे हमारी जो विदेश नीति, क्योंकि आज की जो विदेश नीति आर्थिक रूप से है, जिसमें ना हम ईरान को भी और ना ही हम यूएसए से भी अपने संबंधों को दरकिनार कर दूसरे देशों से संबंध रख सकते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि अपनी विदेश नीति को अन्य देशों के साथ लेते हुए भारत को अपने ऐसी नीतियों पर कायम होना होगा जिससे यूएसए से भी और ईरान से भी या जो भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनसे भी एक संबंध बना रहे, जिससे हमारा जो तेल आयात वाला है वो भी हमारा बराबर बना रहे और उधर अमेरिका से भी संबंध हमारे यूं कंटिन्यू रहे। इजराइल और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों को भी एक साथ संबोधित करना भारत को, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन में हमेशा से ही मतभेद रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित करना होगा कि तेल का आयात बिना बाधित हुए भारत पश्चिम एशिया से किन समस्याओं को कैसे खत्म करते हुए इन सबसे अपनी तेल समस्याओं को भी खत्म कर सकता है। साथ ही भारत सरकार को यह भी देखना होगा कि वहाँ कर रहे भारतीय नागरिकों को भी किसी तरह के नुकसान का सामना न करना पड़े। वर्तमान में भारतीय विदेश नीति के समक्ष मध्य पूर्व एशिया संकट को लेकर चुनौती विद्यमान है। वहाँ की क्षेत्रीय शक्तियां ईरान, सऊदी अरब और तुर्की आपस में उलझे हुए हैं। इन क्षेत्रों में भारतीय विदेश नीति की क्या दशा और दिशा हो, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय नीति के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती पड़ोसी देश चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर विद्यमान है। अभी हाल ही में जो घटनाएं भी चीन के साथ हुई हैं, जबकि इससे पहले ही मामल्लपुरम में भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ताएं हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये जो अभी हाल ही में घाटी में जो भी हुआ है, इसको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं अपनी विदेश नीति को, जो पड़ोस पहले की नीति इस वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर अपनाई गई, इसको हमको दोबारा से इसको एक बार मैं अगर एक छोटा सा अगर ये सजेशन देना चाहते इसको दोबारा देखने की जरूरत है। पड़ोस पहले की नीति में कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान हमारे सामने एक हमारी सुरक्षा की चुनौती में एक अड़ंगे के तौर पर है और कहीं ना कहीं इनके संबंधों को हमें देखना होगा।
इसके अलावा भारत चीन सीमा पर चीन के आक्रामक जो भी रवैया इनको भी ध्यान में रखना होगा। चीन और अमेरिका के साथ संबंधों का भी निर्धारण भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक चुनौती होगी, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में अभी जो ट्रेड वॉर भी चल रहा है और वर्तमान में जो ये वैश्विक महामारी के संदर्भ में भी जो चीन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको भी देखते हुए अपनी विदेश नीति को भारत को दोबारा कार्यान्वित करना होगा। भारत को यूरोपीय देशों के साथ संबंधों पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी। यूरोपीय देश भारतीय बाजार की ओर आकर्षित है, परंतु मुक्त व्यापार क्षेत्र के संबंध में जो वार्ता हो रही है वह किसी निश्चित दिशा की ओर नहीं जा रही है। ईयू से ब्रिटेन का बाहर हो जाने तथा ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदार्पण होना जैसी स्थितियों में भारतीय विदेश नीति की दिशा का पुनः तय करना होगा। इसके साथ ही आर्थिक क्षेत्र में नई संभावनाओं का तलाशना और निर्यात को बढ़ावा देना भी भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण कदम होगा। क्षेत्रीय सहयोग संगठनों जैसे आसियान और सार्क में भारत को अपनी भूमिका को और सशक्त बनाना होगा और सबके साथ शांति और सहयोग के साथ आगे बढ़ने का हेलो अनुराग तिवारी जी, अनुराग तिवारी जी, आर यू लिसनिंग मी? प्लीज ट्राई टू कंक्लूड, प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। लास्ट है। आधुनिक विश्व में ऊर्जा सुरक्षा सभी देशों की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्वों में से एक बनी हुई है। भारत ने भी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में शेष देशों के साथ उत्पन्न गतिरोध को तोड़ते हुए सन 2005 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौता करके एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की थी और भारतीय विदेश नीति को और अधिक बहिर्मुखी बनाने में मदद की। इन सब विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारतीय विदेश नीति लगातार परिवर्तित हो रही आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाती हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करती आई है, जो आने वाले दौर में ये हमारे विदेश नीति को कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका महमूद बैग जी। Thank you. Nice information and very perspective and point of to the point. Thank you very much. Now I would like to call C.B. Bhange sir from Shivraj College, Pirbhani, Maharashtra. Please. Chandrakant Bhange sir, if you are here, so please join us. Now please चंद्रकांत भांगे सर, अगर आप हैं तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। हेलो चंद्रकांत भांगे सर। मैम प्लीज रिक्वेस्ट सर टू अनम्यूट हिमसेल्फ। सर प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनकी बात नहीं हो रही। हेलो चंद्रकांत भांगे सर। Due to some technical errors, he is out of the meeting. So please, I request you to welcome some other speaker. Okay, so I would like to call B. Vijay Bharti Lakshmi ma'am, lecturer political science, Kandukri Rajya Lakshmi College for Women, Rajhendra. B. Vijay Bharti ma'am. Hello, B. Vijay Bharti Lakshmi ma'am, are you listening? Hello.
Dear Bhange sir, Hello, please, Ajay. dear Bhange sir, please unmute yourself. अच्छा, Please request Bhange sir to unmute himself. भांगे सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. और विजय भारती लक्ष्मी मैम इज नॉट हियर. No, she is not here. Yes, sir, you're audible now. Hello, sir. Please start your topic. Thank you very much for joining us. हेलो जी हेलो हाँ, सर, आवाज़ आ रही एवरीबॉडी है? लिसनिंग यू. जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है. हाँ यू बिल्कुल आ कैन रही है स्टार्ट योर मैडम। टॉपिक. जी सर, हाँ, बिल्कुल आ रही है. मैडम, हाँ, ओके ओके जी सर, धन्यवाद आप मैडम। जी स्टार्ट कीजिए सर. हाँ 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 हेलो आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार के आयोजन के लिए मैं लगभग आज की जो युवा पीढ़ी है उनका अभिनंदन करता हूँ कि लगभग हम देखते हैं कि आज भारत लगभग 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। मैं आपको सद्दाम हुसैन का एक वक्त आपको याद करना चाहूँगा कि सद्दाम हुसैन कहते थे अगर मुझे भारत की सेना मिल जाए तो मैं विश्व जीत लूँगा। हमारी सेना में पराक्रम की कमी नहीं है, हमारी सेना बहुत उच्च स्तर का शौर्य करने की क्षमता रखती है। ये हमने 1962 के युद्ध में भी देखा है, 1965 के युद्ध में भी देखा है, 1971 के युद्ध में देखा है। हर कोई जो युद्ध हुए हैं हमारी सेना ने उसकी जो ताकत है वो दिखलाई। 1962 का युद्ध जो हम हारे या हमारी पराजय हुई उसका तो कारण है कि राजकीय व्यवस्था द्वारा उचित निर्णय लेने में हुई देरी यही है। मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ कि हमें परिस्थिति का अवलोकन करके निर्णय राजकीय सत्ता को लेने चाहिए। उस समय जो गतिविधियां हुई थी 1955 के बाद भारत और चाइना में, उसमें स्पष्ट हो रहा था कि चाइना एक युद्ध की तरफ जा रहा है, हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है। तभी हम शांति वार्ता की बात कर रहे थे और सीमा का जो इशू है उसकी तरफ पूरी तरह हमने अनदेखी की है, इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं। ये सही बात है कि स्वतंत्रता के बाद हमारी उतनी अच्छी स्थिति आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, हम सुधार के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसा तो वो कर सकते थे कि हम कोई मित्र राष्ट्र अच्छा बना सकते। जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में किया कि स्थिति याद स्पष्ट दिखने लगी कि हमें पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान का जो गृह युद्ध है उससे धोखा है। तो उन्होंने सोवियत रशिया के साथ उस समय TTP जो 20 साल का एग्रीमेंट किया कि हाँ अगर आपके कोई आक्रमण होता है तो उसमें हम सहभागी है और हमारे आक्रमण या हित संबंध जो है दोनों राष्ट्र के एक समान रहेंगे और रक्षा में सहयोग रहेगा। तो उसका हमें एडवांटेज मिला कि जब हम युद्ध में अग्रसर हुए 1971 के, तब अमेरिका को लगा कि शायद पाकिस्तान काशी तो खतरे में है, भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो अमेरिका ने उसका जो सातवां समुद्री जहाज बेड़ा है उसको हिंदी महासागर में उतार दिया, लेकिन रशिया ने वहां उसको डिटरेंस किया और रशिया ने बोले कि अगर आप आगे आते तो हम इसका प्रतिरोध करेंगे। तो समय अनुसार नीतियां होती है और आज हम जो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की नीति जो है विदेश नीति में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, लेकिन हम विश्व स्तर पर हर एक को मित्र नहीं बना सकते। ये देखिए हम जब किसी एरिया में रहते हैं तो कोई ना कोई हमारा शत्रु होता है और अगर हम आज देखते हैं तो हम विश्व महासत्ता की ओर मार्गक्रम कर रहे हैं। एक वक्ता ने कहा कि हम चीन से 20 साल या 40 साल पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। ये गतिविधियां रहती है, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में से हमें जाना पड़ता है।
तो ये गति हमारी बढ़ सकती है और चाइना में अगले समय में कुछ अंदरूनी हालात बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें हौसला छोड़ना नहीं चाहिए। और हमारी जो विदेश नीति है बेसिकली स्ट्रक्चर में हम देखें तो अमेरिका पे हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ऐसा राष्ट्र है, स्थिति बदल जाती है तो अपनी डिसीजन बदल लेता है, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में है, हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट जो अमेरिका का है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। और जो चाइना का जो इशू आता है, आज चाइना के जो मुद्दा आया है गलवान घाटी से, या उसको आज चाइना ने आक्रमण किया, तो ये तो हर समय होता है। और मीडिया द्वारा आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया एक ही बाजू से वार्ताकरण करती है कि भारत इतना शक्तिशाली है, हाँ हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तविक जो चीजें होती है वो मीडिया की जिम्मेदारी है वो जनता के सामने है। जो उसको ख्वाबों में जनता को न ले जाए। अगर लोग नागरिक अगर ख्वाबों में जाने लगे कि युद्ध होगा तो हम जीतेंगे, क्योंकि उसका प्रतिकार करेंगे, तो इसके वजह से हमारी जो कमजोरी है वो कमजोरी आगे जानी चाहिए। हम राजकीय मुत्सद्दी और जैसे हम कौटिल्य का नाम लेते हैं कि विश्व में आज भी कौटिल्य के विचारों को मान्यता है, उसकी विचार में देखें तो उसमें कूटनीति एक महत्वपूर्ण साधन रहता है। जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र के साथ हम युद्ध में नहीं जीत सकते तो उससे कूटनीति से जीत सकते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं पिछले डोकलाम का विवाद उत्पन्न हुआ तो अजीत डोभाल जी ने कहा कि कोई राजनेता बात नहीं करेगा, और वो धीरे जो मुद्दा है वो उसे हमने उस समय में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। तो ये नीति का है। वैसे तो हम जब देख रहे हैं कि इतना हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि जो आलिपवाद नीति हो या गुट निरपेक्ष नीति हो, तो हमें वो भी याद है कि भारत कोई किसी राष्ट्र का 2 नंबर का जो स्थान नहीं प्राप्त करेगा। भविष्य में भारत तो अग्रसर ही रहे, क्योंकि भारत का जो ध्येय धोरण है या पॉलिसी है विश्व कल्याण की है, और आज विश्व कल्याण की पॉलिसी पे ही दूसरे राष्ट्र विश्वास करते हैं। और हम देख रहे हैं कि नेपाल हो या भूटान हो, आज हमारे प्रति, भारत के प्रति उदासीन क्यों है कि निश्चित ही उदासीन होना उनका स्वाभाविक है। उनके अंतर्गत कुछ प्रश्न है, आर्थिक प्रश्न है, और साथ ही हम देखते हैं कि हमारा जो रुझान एक तरफ जा रहा है अमेरिका की तरफ। नेपाल में तो कम्युनिस्ट पार्टी रहती है, उनका कम्युनिस्ट के साथ लगाव है। जैसे हमने देखा कि राजीव गांधी ने 1988 में तमिल वाद में हमने अपनी वहाँ सेना भेज दी। वो सेना इसलिए भेजी थी कि वहाँ का इंटरनल जो डिस्प्यूट है या अंतर्गत कलह है तमिल सिंहाली का, उसमें ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका कोई सेना आ सके। तो कई मुद्दे हैं आज हमें पुनर्विचार करने पर लगाते कि हमारे विदेश नीति में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, क्योंकि कोई विदेश नीति एकदम बदली नहीं जा सकती। हम एकदम कांग्रेस के ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि कांग्रेस की संतुलन विदेश नीति से देश को बड़ा लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति सही है, लेकिन इतनी बड़ी बन गई कि हम हर जगह जाते हैं, हर एक को मित्र बनाते हैं, और वो जब आते हैं तो वो मित्र नहीं रहता। तो ये भी सोचने वाली बात है। और कैसे है कि भारत का जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है तो वो भी बहुत बढ़िया है। राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण से हम वो भी आज 70 साल बाद भी नक्सलवाद का, नक्सलाइज एरिया जो है वहाँ के कुछ प्रश्न जो है, समस्या है, वो आज भी जीवंत है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, और हमारे लिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हम देखते हैं अभी हम कहीं तो जम्मू कश्मीर के इशू से बाहर आ गए, तो ये चीन चालू हो गया। अभी चीन के इशू से बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के साथ चालू हो जाएगा हमारा कोई ना कोई इशू। इसलिए विदेश नीति जो होती है, विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रहती है, क्योंकि हम चाइना के या किसी देश के साथ युद्ध करने में इंटरेस्ट हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज का युग जो है आर्थिक विकास और आर्थिक सहयोग का युग है, ये हमें याद रखना चाहिए। एक विद्यार्थी ने, एक स्कॉलर ने प्रश्न रखा था कि विदेश नीति का भारतीय ढांचा बदलने की आवश्यकता है क्या? तो ढांचा तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए उसी ढांचा पर आज हमारी प्रतिमा विश्व स्तर पर है। तो भविष्य में हम थोड़ा जो है हमारे विदेश नीति जो लगभग 10 साल में, जैसे एक वक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो शुरुआती दौर में विदेश नीति का अच्छा कुछ रिजल्ट दिख रहा था, वो अब थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा दिख रहा है, उदासीन दिख रहा है। तो इसका रीजन ही है कि चाइना हमें इसी क्षेत्र में मर्यादित रखना चाहता है।
भारत विश्व स्तर की महासत्ता न बने या भविष्य में आह्वानात्मक स्थिति में न आए। इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं कि आज जो जिस तरह से ये वेबिनार हो रहा है, ऐसे कई कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर पर होने की आवश्यकता है। और अब हर एक को ये इशू समझना चाहिए कि हमारे बॉर्डर क्या है। जैसे भूतपूर्व पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि हम अपने जो पड़ोसी है उनको नहीं बदल सकते, हमारा इतिहास नहीं बदल सकते। तो भविष्य में भारत को विश्व स्तर पर महासत्ता बनने के लिए एक उचित साझेदारी की हो या कूटनीति धारक विदेश नीति की आवश्यकता है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का विशेषता हमें चीन और पाकिस्तान का सदैव ही खतरा रहेगा। और इसके लिए भी जन जागृति की आवश्यकता है। और जन जागृति पर निश्चित ही सरकार का हमारा आने वाली सरकारें होंगे उस पर अंकुश रहेगा। तो मैं अपनी संक्षिप्त में इतनी बात रखकर अपने विचारों को पूर्ण विराम देता हूँ और आयोजक तथा स्कॉलर को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। हेलो हेलो, थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आया। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस वर्ड। और सबसे अच्छी बात आपने कही कि मीडिया जो एक ड्रीम दिखाता है वो मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि रियलिटी में जीना चाहिए। अगर हम मीडिया पे डिपेंड हो जाएंगे और इसी तरीके से मीडिया हमें ड्रीम दिखाता रहेगा कि 1962 का, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि चाइना 1962 वाला नहीं है इंडिया, तो हमें सोच के चलना चाहिए कि चाइना भी 1962 वाला नहीं है और हमें सबसे बड़ी इक्वली, बात है जी, हमें इक्वल ही उसको कॉम्पिटिट करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और now I would like to call Ajay Kumar sir. Ajay Kumar sir for vote of thanks. सभी प्रतिभागियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर इस संगोष्ठी में प्रतिभाग लिया है। मेरी ओर और हमारी सारी टीम की ओर से धन्यवाद। सबको वोट ऑफ थैंक्स, सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और भांगे सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो इतना कीमती समय हमको है।